नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरजेश चौरसिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी ठीक ढंग से चल रही होगी। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। राज संविधान में मुख्यतः सबसे पहले देखेंगे राज्य व्यवस्था के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे राज्य क्या है दोस्तों। राज्य क्या है? राज्य व्यवस्था से जुड़ी प्राथमिक अवधारणा जो है दोस्तों, राज्य कहलाती है। राज्य का प्रयोग जो है दोस्तों, आजकल जो है दोस्तों किसी विशेष प्रांत के लिए किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार आदि के लिए जो है दोस्तों राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो है दोस्तों, राज्य का अर्थ जो है दोस्तों, का अर्थ देखेंगे अगर, राज्य का अर्थ किसी प्रांत से न होकर समाज की राजनीतिक संरचना से है। राजनीतिक संरचना में जैसे दोस्तों भारत की सरकार हो गई, इसके राज्य, इसके पदाधिकारी गण, ये सब जो है दोस्तों राज्य के अंतर्गत यही उनकी राजनीतिक संरचना होती है। नेतागण, ये सब राजनीतिक संरचना होती है। आगे बढ़ेंगे। राज्य, अब देखेंगे राज्य के बारे में। अभी हमने आपको बताया भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारीगण। नौकरशाही मतलब जो जो भी जॉब पर्सन होते हैं, अधिकारीगण, सरकारी अधिकारी, ये सभी जो है दोस्तों राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। आगे बढ़ेंगे। राज्य के तत्व कौन कौन से हैं देखेंगे दोस्तों। राज्य के तत्व और राज्य होने की शर्त क्या है दोस्तों। राज्य के तत्व में देखेंगे तो दोस्तों भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। और राज्य के होने की शर्त क्या है दोस्तों। राज्य होने की शर्त क्या है दोस्तों। राज्य में का जो है दोस्तों निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसका निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए दोस्तों, उसकी निश्चित सरकार होनी चाहिए जो उसके भूभाग पर शासन करे। राज्य का संप्रभु यानी कि खुद के लिए निर्णय लेने में स्वतंत्र, यानी कि उस पर किसी का दबाव न हो कोई भी निर्णय लेने के लिए। और राज्य का संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु का अर्थ होता है खुद के लिए निर्णय लेने में स्वतंत्र। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे भूभाग के बारे में। एक ऐसा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, प्रदेश, भूभाग मतलब जियोग्राफिकल एरिया। तो इसमें देखेंगे एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश कहने का मतलब तो निश्चित जमीन, भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं जैसे चुनाव, शासन व्यवस्था, शासन का संचालन इत्यादि करती हो। उदाहरण के लिए दोस्तों, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है। यानी कि दोस्तों भारत की जो सरकार है ये अपने निश्चित भूभाग में शासन चलाती है। आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में देखेंगे। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सरकार के बारे में देखेंगे। सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह होता है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। आगे बढ़ेंगे। संप्रभुता के बारे में देखेंगे। यह जो दोस्तों संप्रभुता, सॉवरेनिटी, यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास भूभाग, जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय लेने की पूरी शक्ति होनी चाहिए। उसे किसी बाहरी या भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। अगर निर्णय करने के लिए वह बाध्य है तो वह राज्य नहीं हो सकती।
आगे बढ़ेंगे, शासन के अंग के बारे में देखेंगे। शासन के अंग कौन कौन से हैं? शासन के अंग, नंबर 1 विधायिका, ये कानून बनाने वाली संस्था होती है। नंबर 2 कार्यपालिका, या शासन चलाने वाली संस्था होती है। नंबर 3 न्यायपालिका, विवादों का समाधान करने वाली संस्था होती है। अब देखेंगे विधायिका। सबसे पहले विधायिका के बारे में देखेंगे। विधायिका का कार्य जो है दोस्तों, कानूनों का निर्माण करना है। राजतंत्रीय राजतंत्रीय प्रणाली में यह आमतौर पर राजा के पास होता है, यानी कि राजा जो भी होगा उस राज्य का कर्ता धर्ता होगा। राजा ही जो कानून बनाएगा वही सभी प्रजा को मानना होगा। राजा की इच्छाओं को ही कानून का दर्जा प्राप्त था। और अगर धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली में देखें तो धार्मिक ग्रंथों को ही कानून तथा धर्म के सर्वोच्च अधिकारी को कानूनों का अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। यानी कि धार्मिक शासन प्रणाली देखें, जैसे दोस्तों जैसे मुस्लिम धर्म है, उसमें कुरान में जो भी बातें लिखी हुई हैं, मुस्लिम लोग उसी को कानून मानते हैं। और उनका जो पदाधिकारी होता है वही उस कानून की व्याख्या करता है। आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया कि कानूनों का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज को उस पर थोपा नहीं जाना चाहिए। जो जनता को अच्छा लगे वही कानून होना चाहिए। विधायिका के बाद कार्यपालिका देखेंगे। कार्यपालिका शासन के दूसरे अंग को कार्यपालिका कहते हैं। इसका आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से होता है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है, अर्थात कानूनों को लागू करता है। इसी को जो है दोस्तों हम सरकार भी कह देते हैं। कार्यपालिका को यही दोस्तों सरकार भी कह देते हैं। आगे बढ़ेंगे, न्यायपालिका के बारे में देखेंगे। शासन का तीसरा अंग जो है दोस्तों न्यायपालिका कहलाता है। न्यायपालिका के कई कार्य हैं दोस्तों। इसका प्रमुख कार्य है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करे। किंतु आजकल जो है दोस्तों न्यायपालिका की भूमिका काफी हद तक विधायिका के समान होने लगी है। इसका कारण जो है दोस्तों देखेंगे तो कई कानून इतने जटिल हैं और अस्पष्ट होते हैं कि न्यायपालिका को उनकी मौलिक व्याख्या करनी पड़ती है। ये व्याख्याएं स्वतः कानून का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें न्यायाधीश निर्मित कानून कहा जाता है, जज मेड लॉ कहा जाता है, या निर्णय कानून केस लॉ कहा जाता है। वर्तमान समय में इन्हें कानूनों की एक पृथक शाखा के रूप में महत्व दिया जाता है। ध्यातव्य है कि उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए पूर्व निर्णय होते हैं। उनके बाद से किसी भी समान मामले में उन पूर्व निर्णयों को आधार बनाना जरूरी होता है। न्यायिक सक्रियतावाद देखेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसका अर्थ उस स्थिति से है, न्यायिक सक्रियतावाद की अवधारणा, इसका अर्थ उस स्थिति से है जब न्यायपालिका कार्यपालिका से आगे बढ़ चढ़ करके काम करने लगती है। विधायिका और कार्यपालिका के लिए निश्चित किए गए कार्यों में भी अपना दखल देने लगती है। भारतीय राज्य व्यवस्था में पिछले 20-30 वर्षों में न्यायिक सक्रियतावाद के बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। जनहित याचिकाओं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने कई अभूतपूर्व निर्णय दिए हैं। अनुच्छेद 21 की मौलिक व्याख्याएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा आजकल कुछ न्यायाधीश पर्यावरण के मुद्दे पर कई क्रांतिकारी महत्व के निर्णय दे रहे हैं। ऐसी न्यायपीठों को आजकल हरित पीठ यानी ग्रीन बेंचेस कहा जाने लगा है। आगे बढ़ेंगे, शासन प्रणालियों के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे शासन समूह में शामिल व्यक्तियों के आधार पर। तो सबसे पहला होता है इसमें राजतंत्र या तानाशाही। जब शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती हैं तो ऐसे शासन को राजतंत्र कहते हैं। कभी कभी राजतंत्र स्वेच्छाचारी अथवा निरंकुश व्यवस्था के रूप में परिणत होता है, यानी प्रतीत होता है। तब जो है दोस्तों शासक या सेनाधिकारी की मनमानी चलने लगती है। ऐसी
शासन व्यवस्था को अधिनायकतावादी या तानाशाही डिक्टेटरशिप कहा जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि तानाशाही अनिवार्यतः एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, कभी कभी किसी गुट के हाथ में भी हो सकती है। ये बढ़ेंगे अल्प अल्पतंत्र या गुटतंत्र। दूसरा है अल्पतंत्र या गुटतंत्र। जब शासन छोटे से समूह के हाथों में केंद्रित होता है तो ऐसे शासन को अल्पतंत्र या गुटतंत्र कहा जाता है। आगे बढ़े, लोकतंत्र के बारे में देखेंगे। लोकतंत्र जब शासन संपूर्ण संपूर्ण जनता के हाथों में केंद्रित होता है, जैसे कि आजकल भारत के है, भारत में लोकतंत्र है, तो ऐसे शासन को लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र या लोकशाही डेमोक्रेसी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, केंद्र तथा प्रांतों के संबंध के आधार पर। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे परिसंघात्मक प्रणाली। परिसंघ कन्फेडरेशन का अर्थ होता है वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें केंद्र का न तो महत्व होता है और न ही स्वतंत्र अस्तित्व। यह जो दोस्तों समझौते का परिणाम होता है। इनमें प्रांतों या निर्माण इकाइयों को यह स्वतंत्रता हमेशा रहती है कि वे चाहे तो परिसंघ से पुनः अलग हो सकती हैं। स्पष्ट है कि ऐसी व्यवस्था में परिसंघ या केंद्रीय ढांचा तो विनाशी होता है, किंतु जो प्रांत या राज्य मिलकर इसे बनाते हैं वे अविनाशी होते हैं। इसलिए इन्हें अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक चीज यहाँ पूछता है, अविनाशी राज्यों को विनाशी संगठन किसे कहा जाता है, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो परिसंघात्मक शासन प्रणाली किसे कहा जाता है, परिसंघात्मक शासन प्रणाली। आगे बढ़ेंगे, संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में देखेंगे। इसमें संघात्मक व्यवस्था परिसंघ की तुलना में कुछ कम लचीली होती है। यह व्यवस्था कई स्वतंत्र राज्यों इंडिपेंडेंट स्टेट के आपसी समझौते के तहत निर्मित होती है, किंतु समझौते में निर्माणक इकाइयों को यह हक नहीं होता है कि वे संघ से अलग होने का फैसला कर सके। इसलिए इसे संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, फेडरल सिस्टम, जो कि आजकल भारत की है कि क्योंकि भारत भी कई राज्यों के मेल से बना है, तो लेकिन भारत के किसी भी राज्य को ये हक नहीं है कि वह राज्य से अलग होने का फैसला कर सके। ऐसे राज्यों को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। ये डायरेक्टली पूछ लेता है किस प्रकार के व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है, तो संघात्मक शासन प्रणाली। ये चीज याद रखिएगा, ये चीजें ज्यादा पूछते हैं। आगे देखेंगे एकात्मक प्रणाली के बारे में, यूनिटरी सिस्टम के बारे में। इस व्यवस्था में केंद्र को महत्व मिलता है, प्रांतों को नहीं। आमतौर पर यह छोटे देशों में दिखाई देता है। ऐसी व्यवस्था में राज्यों या प्रांतों को कोई विशेष अधिकार नहीं होता है, न ही उनके पास निश्चित शक्तियां होती हैं। सिर्फ केंद्रीय शासन द्वारा सौंपे गए कार्य को ही करने होते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र चाहे तो राज्य की सीमाओं को एवं नामों को बदल सकता है, नए राज्यों को निर्मित या पुराने राज्यों को नष्ट भी कर सकता है। इसीलिए एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। ये भी चीज याद रखिएगा। यहाँ पे पूछेगा विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन किसे कहा जाता है, तो एकात्मक शासन प्रणाली को, यूनिटरी सिस्टम को। ब्रिटेन जो है दोस्तों इस प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। थैंक यू दोस्तों, चैप्टर जो वाला क्लोज हो जाता है। पीडीएफ अगर जिसको चाहिए वो स्टडी विद गिरजेश टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे, और इसी नाम से जो दोस्तों इंस्टाग्राम पेज भी है उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। कल हम लोग देखेंगे संविधान की विकास यात्रा के बारे में। धन्यवाद।